कमरे में पूरे खून के प्रिंट्स, पूरे पैरों के प्रिंट्स उस टाइम पे उधर पूरे पैरों के प्रिंट्स थे पूरे कमरे में। मैं आपको बता रही हूँ अक्षय भाई, एक भी जगह छूटी नहीं थी, पूरे खून के पैरों के प्रिंट्स थे पूरे कमरे में। वो पूरे घर पे पानी छिड़कते जाए, प्रिंट्स दिखते जाए, छिड़कते जाए, प्रिंट्स दिखते जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर उसने बोला कि मेरे को किसी ने भेजा है और मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगी, मैं इस फैमिली के सारे लोगों को मार के जाऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो हटा ना पाए। कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ये हमेशा ही हुआ है कि उन्होंने ये चीज फील की है कि हमारे घर में जब हम अकेले होते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसी एंटिटीज आगे पीछे घूमती हैं। जैसे रात को 3 बजे आँख खुल जाना, अपने घर के आसपास छन छनाने की आवाज़ महसूस होना, कभी कभी ऐसा लगना कि जैसे आपको कोई घूर रहा है। ये आपके घर में भी होता होगा, बाहर निकलने पे भी होता होगा जब आप सुनसान रास्तों से गुजरते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शायद वो किसी चीज़ का इशारा हो सकता है? इग्नोर करना किसी भी चीज़ को कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपके साथ कोई भी चीज़ हो रही है ऐसी, तो आपको किसी को तो घर में बताना चाहिए। लेकिन क्या हो जब आपके साथ कुछ हो रहा है और आप अपने घर वालों को बैक टू बैक इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं और घर वाले उस चीज़ को इग्नोर कर दे रहे हैं? तो कहाँ जाएंगे आप, किसे बताएंगे? ऐसा ही पूरा रियल इंसिडेंट हमारे सामने लेके आई है आयशा। आयशा जो दिल्ली के राजौरी के रहने वाली है, अपनी फैमिली में सबके बहुत ज़्यादा क्लोज, खासकर अपनी नानी के। आयशा ने अपने परिवार के बारे में बताया कि भाई मैं पहले मम्मी के परिवार के बारे में बताऊंगी, फिर पापा के परिवार के बारे में बताऊंगी। मम्मी का जो परिवार है, जहाँ पर नाना नानी मामा ये सब आते हैं, मौसी वगैरह, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फैमिली से थे। और जो पापा साइड थे ये थे स्पिरिचुअल, लेकिन घर में थोड़े बहुत कलेश वगैरह रहा करते थे पहले के टाइम पे। क्या कभी आपने सुना है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने साथ कुछ ऐसी एबिलिटीज़ लेके आता है या कुछ ऐसी ताकतें लेके आता है जहाँ पर बड़े होते होते उसे चीज़ें सेंस होनी स्टार्ट हो जाती है कि मेरे आगे पीछे कुछ तो पैरानॉर्मल हो रहा है, कोई तो एंटिटी घूम रही है। लेकिन बाद में अचानक से अगर आपको पता चले कि ये तो एक श्राप है जो किसी ने दिया है। आयशा ने बताया कि अक्षय भाई ऐसा ही एक श्राप मेरी मम्मी के साथ चल के आया। मेरी मम्मी जब छोटी थी नाना नानी के साथ रहा करती थी, उनकी बहनें भी थी, भाई भी थे। मम्मी को अजीब अजीब सी चीज़ें फील हुआ करती थी। बात है 1995 की, जब इनकी मम्मी पढ़ाई लिखाई किया करती थी। तो नाना के घर पे ऐसा कितनी बार उनके साथ हुआ कि जब वो पढ़ने बैठी हुई हैं तो अचानक से लाइट फ्लिकर हो जाती थी और आसपास सिर्फ एक ही आवाज़ आती थी लाइट फ्लिकर होने के बाद, छन 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 छन, जिससे कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अचानक से उनके आसपास से निकल के भाग गए। और जब इनकी मम्मी नाना नानी को ये चीज़ बताया करती थी तो नाना नानी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया करते थे, ये सोच के कि बच्चे का वहम है। ये चीज़ें इसी तरीके से कुछ साल चलती रही। जैसे जैसे इनकी मम्मी जो थी आयशा की बड़ी होने लगी, उन्होंने घर में इस चीज़ को बताना शुरू करा कि उनके साथ ये चीज़ें बहुत रेगुलर बेसिस पर होती हैं कि जब वो सोने भी जाती हैं तो उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि कोई तो एंटिटी है जो उनके आगे पीछे घूमती रहती है। जब वो वॉशरूम यूज़ करने जाती हैं और जब वॉशरूम यूज़ करके बाहर आती हैं तो बार बार उन्हें ऐसा लगता है कि छन छनाते हुए उनके आगे पीछे कोई घूम रहा है। धीरे धीरे ये जो एक्टिविटीज़ थी ये बढ़ने लगी और ये चीज़ नाना जी के साथ होने लगी। जब भी आयशा की मम्मी के साथ ये कुछ होता, वो नाना नानी के पास जाती और बता देती कि मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो सब इग्नोर कर दिया करते थे। लेकिन नाना जी के साथ जब ये हरकत हुई कि नाना जी जब कभी सोया करते थे तो उन्हें भी छन छन की आवाज़ आया करती थी और उन्हें महसूस हुआ करता था कि मेरे आगे पीछे कोई तो एक एंटिटी है जो अपने होने का प्रमाण मुझे दे रही है। आयशा ने मेंशन किया कि उस दौरान इनके जो नाना जी थे उनके कान में थोड़ी दिक्कत चल रही थी, जिस वजह से नाना जी को लगता था कि ये जो छन छन की आवाज़ आ रही है ये ऐसे ही आ रही है, कोई तो इसके पीछे का रीज़न था जो कोई भी पता नहीं करना चाहता था। और इग्नोरेंस इन सब चीज़ों को कहाँ तक लेके चली गई, ये सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। वक्त बीतता गया और इग्नोर करते करते ये लोग बहुत बड़े हो गए। अब बात आती है शादी की। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है या आपके साथ कोई एंटिटी है, अगर ऐसे टाइम पे आपकी शादी हो जाती है तो कहते हैं उस एंटिटी से आपके फेरे लग जाते हैं। आयशा की मम्मी की शादी तय होती है आयशा के पापा के साथ, और शादी के बाद जो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए थी, या आयशा की मम्मी जो सोच रही थी कि मैं दूसरे घर में जाऊंगी और वो चीज़ें वहाँ पे जाके बिल्कुल दब जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ। जब ये शादी करके आती हैं तो जो चीज़ें थोड़ी बहुत दबी हुई थी वो और बढ़ने लगती हैं।
जैसे जैसे ये आयशा के पापा के साथ वक्त गुजारना शुरू करती हैं, उन्हें समझने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उस टाइम पर अरेंज मैरिज हुआ करती थी। इनकी जो मम्मी थी कभी कभार वो सोते सोते अचानक से रात को उठ जाती थी, कभी कभी इन्हें स्लीप पैरालिसिस हो जाता था, कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि ये चिल्ला के उठा करती थी। आयशा के पापा पूछा करते थे कि तुम्हें क्या दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। तो इनकी मम्मी यही बोलती थी कि एक बुरा सपना था, आके चला गया, इस चीज़ को हम रहने देते हैं। वक्त के साथ साथ इनके साथ जो अलग अलग चीज़ें होने लगी कि अचानक से जो इनकी नानी जी थी वो बीमार पड़ने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि नानी जी को बहुत इमरजेंसी बेसिस पर हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर इनको सबसे बड़ा इनकी ज़िंदगी का झटका मिला। डॉक्टर्स ने जब वहाँ पर टेस्ट वगैरह करवाए, 1-2 दिन में जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि नानी जी को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर्स हैरान थे ये चीज़ें बताते हुए कि जिस तरीके से इन्हें लाया गया है, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई हैं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती कि अचानक से इनको ब्लड कैंसर मिले, और वो भी 3rd स्टेज पर पहुँच गया है। मतलब इनके सिम्टम्स आज से पहले कभी नहीं दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। इनको अचानक से जो चीज़ हुई है, डॉक्टर्स को भी ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी, फिर भी डॉक्टर्स ने जो है सहानुभूति दिखाई इनके घर वालों की तरफ और बताया कि चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ इलाज वगैरह करेंगे, दवाइयाँ बांधेंगे। यहाँ पे चल के एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पॉइंट आता है। आयशा का जन्म हो गया था और आयशा ने बताया कि उस टाइम पर मैं अपनी नानी जी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ज़्यादा क्लोज थी। ये सारी चीज़ें जो हुई वो शादी के 10 साल बाद हुई। आयशा आई थिंक 10 साल की थी उस टाइम पर जब ये नानी जी के साथ ये झटके हुए शादी के बाद। उस घर में तो इन्हें कुछ फील नहीं होता था, नाना जी को फील होता था, पर नाना जी कभी कभार घर में बताते थे कि मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन नानी जी के साथ जो हुआ 2010 में, कि आयशा भी उस टाइम पर 10 साल की थी, अपनी नानी जी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और अचानक से एक दिन नानी जी को ऐसा लगता है कोई बहुत बुरा पैनिक अटैक आया है। जब तक एम्बुलेंस बुलाई जाती है और एम्बुलेंस को हॉस्पिटल के आगे लगाया जाता है, तब तक नानी जी ने दम तोड़ दिया था। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था, सब के सब हैरान थे कि ये चीज़ें कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। आयशा ने अपनी रिकॉर्डिंग में रोते हुए ये चीज़ सारी मेंशन की कि अक्षय भाई मैं नहीं बता सकती थी कि मैं अपनी नानी से कितना क्लोज थी, और ये 2010 में अचानक से जो उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ और इतने कम टाइम में उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। आयशा ने अपनी रिकॉर्डिंग में ये भी चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतने बुरे सदमे में थी कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि मेरी नानी जी मुझे छोड़ के जा चुकी हैं। मेरे को घर वाले मेरी नानी जी के पास नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि मैं बार बार चिल्ला रही थी कि मुझे नानी जी से मिलना है, और मैं इस उम्मीद में देख रही थी कि अब नानी जी बैठ जाएंगी, अब नानी जी उठ जाएंगी। उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसी टाइम जब आयशा को अपने कमरे में भेज दिया गया था, क्योंकि उन्हें अपने भाई बहनों को भी संभालना था जो कज़न्स वगैरह थे, तो आयशा ने बताया कि अक्षय भाई जब नानी जी को ले जाया जा रहा था ना, तो मैंने झाँक कर देखा कि नानी जी जहाँ पर लेटी हुई थी, ऊपर एक एंटिटी थी जो वहाँ पर खड़ी होकर मुझे देख रही थी और हंस रही थी। आयशा इस टाइम पर बहुत बुरी तरीके से डर गई। वो बाहर निकली, उन्होंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा कर रूम में लेके गई और मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे नानी जी के पास कोई एंटिटी को देखा है, मतलब कोई था वहाँ पर। वो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर पाई उन्होंने करा, लेकिन मम्मी इतनी ज़्यादा सदमे में थी क्योंकि उनकी तो सीधा सीधा मम्मी ही गुजर गई। तो उस टाइम पर उनकी मम्मी ने बोला कि तू अपने भाई बहनों को संभाल, मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे और भी चीज़ें देखनी है। आयशा ने इस चीज़ को गारंटीड बोला कि अक्षय भाई मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने होशो हवास में ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं पूरी चीज़ें कंफर्म करके बोल रही हूँ कि मैंने उस टाइम जब नानी जी वहाँ पर थी, मैंने एक एंटिटी को देखा था। मेरे घर वालों ने तब भी बिलीव नहीं करा। अब क्या ही डिफरेंस रह गया था कि ना तो मम्मी की बातों पर बिलीव करा जा रहा था, जो मम्मी के साथ हुआ वही अब आयशा के साथ हो रहा था कि आयशा की बातों पर भी बिलीव नहीं किया जा रहा था। और ये ना बिलीव करने वाली चीज़ अक्सर हर घर में होती है, और जिस तरीके से ये मूड आता है ना ज़िंदगी में, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इस बात को बीते कुछ ही वक्त हुआ था जब सारे घर वाले अपने आप को शांत कर रहे थे, और जो आयशा थी वो अपने दिल्ली राजौरी वाले घर पर वापस आ गई थी। अब हुआ क्या, ये लोग वापस नाना जी से मिलने गए, तो आयशा ने जो हालत अपनी मौसी की देखी वो बहुत ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगला नंबर मौसी का ही लगा हुआ है। इनकी जो मौसी थी वो बहुत ही ज़्यादा दुख में थी, उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस था जाने का अपनी मम्मी के, और वो नाना जी की गोद में सर रख के रो रही थी बुरी तरीके से। जो आयशा ने हमें मेंशन किया कि मैंने इस तरीके से अपनी मौसी को देखा कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, नानी जी जैसे गई। उसी दौरान जब मौसी जी नाना जी की गोद में अपना सर रख के रो रही थी, नाना जी को और मौसी जी को अचानक से फील होता है कि जिस बेड पे वो बैठे थे उसके आगे पीछे थोड़ा स्पेस था, वहाँ से फिर दोबारा छन छन करते हुए कोई चारों तरफ भागा, और कम से कम 2-3 बार भागा। परिवार वालों के सामने दोनों के रिएक्शन ऐसे थे, यूं 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 यूं। आप खुद इमेजिन करो कि अभी आप इस टाइम पर बेड पर लेटे और अचानक से छन छन आने की आवाज़ आ जाए, आपका क्या रिएक्शन होगा। सेम रिएक्शन उस टाइम पर उन दोनों का था कि हम जो चीज़ देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा।
मौसी रोते रोते बोलती कि बेटा आयशा मेरे लिए पानी लेके आना। आयशा किचन तक गई, वहाँ से पानी लेके आ रही थी। बैक साइड से उन्हें आवाज़ आती है उनकी नानी की, बेटा आयशा। आयशा के रोंगटे खड़े हो गए थे, ग्लास उनके हाथ से लगभग छूटने ही वाला था, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा जिगरा अपना मजबूत किया और पीछे मुड़ के देखा तो उस टाइम पर कोई भी नहीं था। लेकिन क्या पीछे देखना सही था? आयशा चुपचाप आती है, उन्होंने अपनी मम्मी को ये चीज़ नहीं बताई। उसी रात, जिस रात ये लोग वहाँ पर रुकने की प्लानिंग कर रहे थे कि हम रुक के अगले दिन वहाँ से निकलेंगे, उसी रात मौसी को जो है पैरालिसिस का अटैक आ जाता है और उनका जबड़ा बिल्कुल भिंच जाता है, टाइट हो जाता है, उनके मुंह से कुछ भी जुबान से निकल नहीं रहा था। इसी हालत में लेकर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में उन्हें नॉर्मल किया जाता है। उसके बाद ये लोग घर में आते हैं। लेकिन यहाँ से जो चीज़ें पता चल रही थी वो सबसे अनोखी चीज़ें थी, क्योंकि आपने हर हॉरर किस्से में इस चीज़ को सुना होगा कि मेल ब्लड लाइन को टच करा गया तो मेल जो है ख़त्म होते चलेगी, लेकिन इसमें औरत टारगेट हो रही थी और अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं या हो क्या रही है, किसने करी है या कैसे हो रही है। इसी दौरान जब ये लोग वहाँ पर रह रहे थे, आयशा के साथ भी ये चीज़ें होने लगी कि बार बार उन्हें ऐसा लगता था कि जब भी वो किसी कमरे में होती थी तो उनके आसपास कोई तो एक एंटिटी है जो चारों तरफ से उन्हें देख रही है। लेकिन एक चीज़ जो देखने वाली थी कि कोई तो एक एंटिटी थी जो इन्हें पूरा डर का सामना करवा रही थी। अगर झटके से कोई चीज़ हो जाए तो इंसान ये सोच लेता है कि शायद ये हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन इस चीज़ पे यकीन दिलाना कि कोई एंटिटी इस घर के अंदर है, ये एंटिटी बखूबी कर रही थी। बार बार आयशा को इस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर भी आयशा ने किसी से डिस्कस नहीं किया और वो अपने वापस घर पे आ गई। फिर 2 महीने बाद इनका प्लान बना कि नाना जी वाले घर में जाएंगे, मिलना है सबसे, बहुत टाइम हो गया, गेट टुगेदर नहीं हुआ। 2 महीने बाद जब ये जाती है तो आयशा ने बताया कि ट्रैवलिंग के दौरान अक्षय भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरे को एक कमरे में लिटा दिया गया। जब मैं उस कमरे में लेटी थी, सब अपने बातचीत कर रहे थे बाहर वाले कमरों में, मैं अंदर अकेली लेटी हुई थी, मुझे नींद लगी हुई थी, मैं काफ़ी बीमार थी, मैं फील कर पा रही थी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही है। उसी दौरान क्या हुआ, अचानक से ऐसा हुआ जैसे कोई इनके कमरे में आया और आवाज़ आई छन 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 छन। और वो इतना बड़ा कमरा नहीं था, जितनी बार वो जो एंटिटी थी उस कमरे में भागने लगी ज़ोर ज़ोर से। आयशा बहुत बुरी तरीके से डर गई थी, ये सीधा उठी, इन्होंने चिल्लाना शुरू करा, मम्मी, मौसी, नाना जी जल्दी आओ, कोई कमरे में है। जब ये लोग भाग के आते हैं तो इनसे पूछा जाता है आयशा से, आयशा बुरी तरीके से रो रही थी। जब पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ आपके साथ, तो ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई है। तब तक भी ये बात सामने नहीं आ रही थी कि इनको फील हो रहा है कि छन छन वाली आवाज़ आ रही है, तो ये अपनी मम्मी को, मौसी को बताती है मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छन छन करती हुई यहाँ से आवाज़ आ रही थी। तब अचानक से मौसी जी और नाना जी के रिएक्शन ऐसे आते कि ये चीज़ तो हमने भी सुनी है, और मौसी जी इस चीज़ को क्लेम करती है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, ना ही ये इसका वहम है। अगर ये चीज़ फील कर पा रही है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ है, क्योंकि मौसी ने भी ये चीज़ बोली कि मेरे साथ भी लगभग यही हो रहा है। अब नाना जी ने इस चीज़ को सुन लिया और इस रात को बीतने में बहुत देर लग गई, क्योंकि रात को सब बहुत परेशान हुए। इनके घर से बहुत आवाज़ें आई छन छनाने की। ये जो चीज़ें हो रही थी ये किस हद तक पहुंचने वाली थी, अभी आगे जब आपको पता चलेगा तो आप भी दहल जाएंगे। नाना जी सुबह उठते हैं और अपने कहीं भी नून से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के पूछना शुरू करते हैं, तो पास वाले कहीं एक जगह पर एक तांत्रिक थे जो अपनी साधना में लगे हुए थे। लोग जाके वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके चमत्कार देख रहे थे कि वो कैसे इतने टाइम से साधना में बैठे हुए हैं, कुछ दिनों से उन्होंने शायद कुछ खाया नहीं था। तो नाना जी उनके पास पहुंचते हैं और पहुंचते ही उन तांत्रिक की आंख खुल जाती है और वो सीधा बोलते हैं कि बहुत देर कर दिया आने में। नाना जी ने उस टाइम पर उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि वे क्या बोल गए। तांत्रिक बोले कि बहुत सारी विपत्ति आई और कोई एक अपने ऊपर ले गया। नाना जी ने जब बताया कि मेरे घर में ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो उन तांत्रिक ने बोला कि मेरे को मत बताओ, मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा गया था, बस मुझे उम्मीद थी कि तुम कुछ वक्त पहले आ जाओगे, लेकिन तुम इतनी देरी कर दोगे, मुझे नहीं पता था कि इतना नुकसान हो जाएगा। तो नाना जी हाथ जोड़ के बोलते कि हमारे घर की ओर चलिए, हमारे घर में कुछ विपत्ति आ रखी है। तो वो तांत्रिक जाते हैं नाना जी के साथ और बोल देते कि घर के बच्चों को कमरे में लेकर चले जाओ, यहाँ पर सिर्फ बड़े लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। लेकिन हमारी जो सब्सक्राइबर है आयशा, उनके साथ तो सब कुछ खुद ही हो रहा था। तो उन्होंने बताया अक्षय भाई हमारे जो घर था पुराने वाले, उसके दीवारों में छेद थे। मैंने वहाँ से देखना शुरू करा कि वो जो तांत्रिक थे उन्होंने पानी छिड़कना शुरू करा, और इसके बाद जो दृश्य आयशा ने देखा उससे कोई भी बुरी तरीके से डर सकता है। आयशा ने बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा जब वो तांत्रिक पानी छिड़क रहे थे, जहाँ जहाँ पानी छिड़क रहे थे वहाँ पर पैरों के निशान आने लगे, खून भरे पैरों के निशान। पूरे घर में जहाँ जहाँ पानी मारा गया, आयशा ने हिम्मत करके गेट खोला और वो देखना शुरू करती है पीछे पीछे जहाँ जहाँ पानी मारा गया, चाहे वो वॉशरूम हो, किचन हो, बालकनी हो, कहीं भी हो, हर तरफ बुरी तरीके से खून के निशान, पैर भरे खून। आयशा बुरी तरीके से डर गई
और डर गए थे सारे घर वाले। तांत्रिक भी हैरान थे कि इतना ज़्यादा क्या कर रखा है इनके घर में, ऐसा लग रहा है जैसे इनके घर में साक्षात मौत घूम रही है। वहाँ पर आयशा जब अपनी आंखों से दृश्य देख रही थी, उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मैं आपको सुनाऊं थोड़ी सी कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि अक्षय भाई जो मैं चीज़ सुन रही थी वो कैसी थी, तो उनकी आवाज़ में थोड़ा सा हिस्सा हम सुन लेते हैं कि वो कितनी घबराई हुई थी। कमरे में पूरे खून के प्रिंट्स, पूरे पैरों के प्रिंट्स उस टाइम पे, उधर पूरे पैरों के प्रिंट्स थे पूरे कमरे में। मैं आपको बता रही हूँ अक्षय भाई, एक भी जगह छूटी नहीं थी, पूरे खून के पैरों के प्रिंट्स थे पूरे कमरे में। वो पूरे घर पे पानी छिड़कते जाए, प्रिंट्स दिखते जाए, छिड़कते जाए, प्रिंट्स दिखते जाए। अगर आपने इस रिकॉर्डिंग को सुन लिया तो अब हम आ जाते हैं वापस, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद आयशा ने मेंशन करा कि जैसे जैसे वो जो तांत्रिक थे उन्होंने चिल्लाना शुरू करा कि कौन है इस घर में, क्यों इन घर वालों को परेशान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि मुझे इनको मारने के लिए भेजा गया है और मैं एक एक करके इन सबको ले जाऊंगी। वहाँ पर घर वाले बुरी तरीके से दहल गए, सारे बच्चों की तरफ देखने लगे, तो इन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया था कि बच्चे भी रूम से बाहर आ रखे, इन्हें फिर दोबारा रूम में बंद करा गया। उसके बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने पूछना शुरू करा कि किसने भेजा है, क्यों भेजा है, तो पहले तो वहाँ पर खूब ड्रामे हुए। वो जो एंटिटी थी वो किसी के शरीर में नहीं आ रही थी क्योंकि एक बंधन कर दिया था, कवच बना दिया था, लेकिन फिर भी वो जो एंटिटी थी उस घर से बाहर नहीं जा पा रही थी, और जैसे इधर से उधर वो घूम रही थी तो बर्तन गिरने की आवाज़ प्रॉपरली आ रही थी। किचन में देखा गया तो बर्तन गिर रहे थे, वो एंटिटी बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी इधर से उधर, लेकिन वो एंटिटी सामने नहीं आना चाह रही थी। जब उन तांत्रिक ने पूरी तरीके से अपना प्रभाव दिखाया, अपनी सिद्धि शक्तियाँ दिखाई, तब वो एंटिटी जो है एक हवा के रूप में सामने आई। हालांकि कोई देख नहीं पा रहा था लेकिन आवाज़ सब सुन पा रहे थे। उस एंटिटी से जब पूछा गया कि तू क्यों यहाँ पर आया, अगर तू नहीं बताएगी तो तेरे को भस्म कर दिया जाएगा। ये जो तांत्रिक थे ये महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने वहाँ से एक त्रिशूल निकाली और जब साइड में रखी तो वो एंटिटी बोलना शुरू करती है कि ऐसा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इनके बगल वाले घर वालों ने ही मुझे भेजा है। अब वो बगल वाले घर वाले कौन थे भाई, ये सुन के आप हैरान हो जाओगे। नाना जी के भाई ने ही ये सब कुछ करा था अपनी वाइफ के साथ मिलके। मतलब आयशा के तो वो भी नाना ही लगे और नानी ही लगी, लेकिन उनसे इतना ज़्यादा जो है एक मिलनसार चीज़ नहीं थी क्योंकि ये ब्लड लाइन इन्हीं नाना से थी। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने बताना शुरू करा कि यार ये तो बोल रही है कि तुम्हारे भाई ने सब कुछ करा है और जो भाई की वाइफ है वो पूरी तरीके से इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो उस एंटिटी से वचन लिए जाते हैं कि भाई तुम्हें स्थान दिया जा रहा, तुम यहाँ से रफा दफ़ा हो जाओ, इस घर को परेशान करना बंद कर दो। तभी वो एंटिटी एक ऐसी बात बता देती है जिसके बाद किसी का भी रोना नहीं रुकता। वो एंटिटी बताती है कि मैं तो इन सबको कितने टाइम पहले ही निपटा देती, लेकिन इनकी जो नानी जी है वो इनको बचाती आ रही है, और नानी जी ने ही अपनी बलि दी थी। मतलब ये मान लो कि जो आयशा की मम्मी थी उसको ठिकाने लगाना था, लेकिन नानी जी से जैसे कोई डील हुई थी कि मैं तेरे ख़ानदान को ख़त्म करूँगी, तो नानी जी ने ये बोला कि तू मुझे लेके चली जा लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे। यहाँ पर आके जिस तरीके से आयशा ने बताया वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई क्योंकि वो अपनी नानी जी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। 2010 में ये जो पूरा रियल इंसिडेंट हुआ, इसके बाद एक चीज़ जो समझ में आती है कि भाई हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम बड़े होते होते वो सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने कितनी बार ये देखा है कि घर का सबसे बड़ा सदस्य जाता है, उसके बाद लाइन से जो है मौतें होना शुरू होती है, लेकिन फिर भी जो है जनरेशन इस चीज़ को नहीं समझती। हमारे पास तो अब ऐसे ऐसे रियल इंसिडेंट आ रहे हैं जहाँ पर यूपी में एक पेड़ था, नाना जी उस पेड़ पर भूतों को बांधा करते थे, और जो बच्चे थे नाना जी के जाने के बाद उन्होंने उस पेड़ को कटवा दिया और उसकी वजह से पूरा गाँव परेशान हुआ। इसको भी मैं कवर करूँगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो कितने तरीके से काम किया करते थे। हालांकि ये चीज़ देखी कि नानी जी ने किस तरीके से पूरे परिवार को बचाने के लिए अपने ऊपर ये सारी चीज़ें ले ली, और आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से नानी जी गई हैं तो वो प्रेत योनि में गई होंगी, और प्रेत योनि में जाने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से, पहली बात तो अगर एक इंसान प्रेत योनि में चला जाता है तो वो मदद नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी प्रेत योनि में जाने के बाद इस एंटिटी को नानी जी ने कितनी बुरी तरीके से बांधा, कितने तरीके से रोकने की कोशिश की। अगर पितृ योनि में होती तो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती, लेकिन प्रेत योनि में जो अपने पितृ होते हैं वो भी अपने नहीं रह जाते। लेकिन फिर भी नानी जी ने अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि भाई हमें अपने पितरों को पूजना चाहिए, हमें अपने कुल देवी देवता को पूजना चाहिए, और साथ ही साथ हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। जिस तरीके से हम दूसरों से मिलजुल के रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये दूसरे वही हैं जो जेलसी फील करते हैं। अब इस एंटिटी से पूछा गया कि ये सब कुछ किया क्यों गया, तो उस एंटिटी ने बताया कि ये जो लड़की है आयशा की मम्मी, ये बहुत सुंदर थी
और इनकी जो शादी हुई, मतलब आयशा के पापा जो थे वो बहुत रिच बैकग्राउंड से थे, और यही चीज़ को देखकर वो जला करते थे कि उनकी बेटी की ना तो शादी टाइम पे हुई, ना वो दिखने में सुंदर थी। सिर्फ इस चीज़ की वजह से इस पूरे परिवार के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक कर दिया गया, इतनी बुरी तरीके से काली क्रिया की गई कि नानी जी नहीं रही। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो ये मान लीजिए कि जब वो एंटिटी भागा करती थी तो नानी जी से बच के भागती थी, नानी जी उसका पीछा करा करती थी, और वो एंटिटी थी या नानी जी थी जिसके पैरों में घुंघरू थे, बट वहाँ पर छनछनाने की जो आवाज़ आती थी, इनको हर्ट नहीं करा गया क्योंकि नानी जी कभी इन्हें हर्ट करने ही नहीं देती थी। ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर उनके रियल इंसिडेंट ला रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग में सब कुछ भेज रहे हैं, अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, और हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं कि भाई चैनल को बस इतना कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है यार। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैली जाए, लेकिन उसके लिए हम आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और इसके बाद इस रियल इंसिडेंट को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग बहुत ही ज़्यादा अनसुना कर देते हैं चीज़ों को सुन के भी, जिनके घर में ये चीज़ें होने के पूरे पूरे आसार हो, या फिर जो नॉन बिलीवर हो उनको थोड़ी भी अगर अकल लग जाए तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ऐसे ही सब्सक्राइबर हमारे दूसरे चैनल पे अब आने लग रहे हैं, जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि उधर आकर वो लोग बता रहे कि भाई हमारे साथ ये तब हुआ था, ऐसे हुआ था, और फिर वहाँ से हम अवेयरनेस निकाल के ला रहे हैं। तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? आपके पास भी ये मौका है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुला रहे हैं। तो प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, जो नंबर आपको स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है उस पर जाके अपना पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। व्हाट्सअप नंबर है ये हमारा, और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिव्यू करेगी उस रिकॉर्डिंग को, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आप भी कैमरे पे सब कुछ बता सकते हो। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, व्हाट्सअप नंबर पर सब कुछ रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। जिस तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक अभी हमारा एक्टिव है नहीं, जैसे ही होगा आपको बता दिया जाएगा। माँ बाप से प्यार बना के रखिए, भाई बहनों का सहारा बनिए, हमेशा ध्यान रखिए कि दादा दादी हमेशा सेफ हो। बढ़ती उम्र में सबको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, बचपन में जिस तरीके से आपको संभाला गया अब आपको उनका सहारा बनना है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी, वो बहुत ही अमीर, मतलब मेरे पापा लाइक टाइप ऑफ बहुत ही हाई क्लास फैमिली की से हुई थी, तो उनसे शादी हुई थी। पर मेरे जो नानू के भाई की जो बेटी थी, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मेरी मम्मी की शादी हो चुकी थी। तो उस जेलेसी को लेकर ऐसा एक एंटिटी भेजा उन्होंने, जो मेरे पूरे नानू की फैमिली को मारना चाहती थी।